हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा लेक्चर है और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे पहला लेक्चर जो पार्ट 1 था उसका कंटिन्यूएशन है ये, जिसमें हम लोग इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। जैसे हमने पहला जो लेक्चर था उसमें हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था NI इज इक्वल टू GI ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, जिसमें कि अल्फ़ा और बीटा जो है कॉन्स्टेंट्स थे, लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स थे, और हमने नंबर के टर्म्स में हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था। इस वाले लेक्चर हम लोग क्या करेंगे कि वो जो कांस्टेंट्स अल्फ़ा और बीटा जो हमने इंट्रोड्यूस किया था, उन अल्फ़ा और बीटा को कांस्टेंट्स को यहाँ पर निकाल कर और फिर वापस उस इक्वेशन में यूज़ करके एक फाइनल एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस कांस्टेंट्स अल्फ़ा एंड बीटा, व्हाट वी विल डू इज वी विल कंसीडर अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज। हाँ, एक हम डिस्क्रीट की जगह हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हम इमेजिन करेंगे। डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा कि एक फिक्स एनर्जी होगा, या तो एप्सिलॉन 1 होगा या एप्सिलॉन 2 होगा या एप्सिलॉन k होगा, जो भी हो। लेकिन अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस हम एनर्जी लेंगे तो उस कॉन्टिन्यूअस एनर्जी में एक तरह का आपका एनर्जी कुछ भी एनर्जी हो सकता है, और वो जो इक्वेशन जो 7 था उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस एनर्जी के टर्म्स में। जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ क्या था, NI इज इक्वल टू GI ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा ई रेस टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बाय इक्वेशन n एप्सिलॉन E DE GE ई रेस टू पावर माइनस एप्सिलॉन ई रेस टू पावर माइनस बीटा E। अब देखिए, अब उसी एक्सप्रेशन को कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। What does this NE represent? This NE represents the number of molecules that has the energy between epsilon and epsilon plus DE, यानी कि एक स्मॉल इन्फिनिटेसिमल एनर्जी रेंज के बीच में उसका एक ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि एक सर्टेन एनर्जी स्पेक्ट्रम में, इन्फिनिटेसिमल एनर्जी स्पेक्ट्रम में वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये NE रिप्रेजेंट्स करता है। हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा एक मॉलिक्यूल का, आपको सबको पता होता है, हम लोग पढ़े हैं क्लास 11-12 में, कि एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m वेयर p इज नथिंग बट द मोमेंटम। अब आप देखिए, इस एनर्जी को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन a की जगह p में जब कन्वर्ट कर देंगे, मतलब एनर्जी को जब मोमेंटम एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से रिलेशन बन जाएगा, NP dp gp ई रेस टू पावर माइनस अल्फा ई रेस टू पावर माइनस बीटा p स्क्वायर बाय 2m dp। अब आगे देखिए, now what is this NP-dp? This NP-dp will nothing but it will represent the number of molecules that has the momentum between p and p plus dp। अब ये momentum infinitesimal momentum spectrum में चला गया, और ये जो priority probability है gp, it means that the molecule has the momentum between p and p plus dp which is equal to the number of cells in the phase space। अब नंबर ऑफ सेल्स इन द फेज स्पेस निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी है GP, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट इज GP DP हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट विल डू फाइंड आउट दैट इज द नंबर ऑफ सेल्स इन द फेज स्पेस कितना होगा। अब देखिए, हमें पता है कि 3 जो होंगे कोऑर्डिनेट स्पेस होंगे और 3 मोमेंटम स्पेस होंगे, तो यहाँ पर कितने होंगे, 6 इंटीग्रेशंस होंगे, 3 जो है कोऑर्डिनेट के लिए और 3 मोमेंटम स्पेस के लिए, और हमने पूरे उस फेज स्पेस को हमने डिवाइड कर दिया h3। What is this h3? h3 is nothing but h होगा, it is nothing but infinitesimal volume of a cell। एक infinitesimal अगर आप एक वॉल्यूम इमेजिन करेंगे तो उस वॉल्यूम का जो उस सेल का जो infinitesimal वॉल्यूम का जो सेल होगा उसको हम लोग h दे रहे हैं नाम, तो h3 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यू सी one will be for momentum and one will be for the coordinate space, so that will become h3। Now let us see, this means that if v is the volume then dx dy dz को इंटीग्रेट करेंगे तो अगर ये इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम दिखाता है, दैट विल क्लियरली गिव आउट द टोटल वॉल्यूम अगर हम सिर्फ कोऑर्डिनेट स्पेस को इंटीग्रेट करते हैं। तो अब देखिए, जो मोमेंटम स्पेस होगा उसमें जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा दैट विल बी गिवन एज व्हाट, p स्क्वायर इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर, यानी कि द वॉल्यूम बिटवीन 2 स्पेयर्स ऑफ रेडियाई, अगर हमें निकालने की वॉल्यूम निकालना है, एक स्फीयर p रेडियस का है और एक स्फीयर जो है p प्लस dp रेडियस है, तो अगर उस स्पेस में अगर हम इंटीग्रेट करें dpx dpy dpz तो क्या होगा, देखिए 4/3 पाई p प्लस dp का होल क्यूब, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये
आउटर जो वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम होगा और इनर वॉल्यूम, जो उसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो उसके बीच का जो वॉल्यूम का स्पेस बचेगा उस वो हम लोगों को मिल जाएगा। इसको हम लोग फिर a प्लस बी होल क्यूब इसको सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करते करते हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, और चूंकि dp इज अ स्मॉल वैल्यू तो उसका क्यूब लेना है, दैट विल बी मच स्मॉलर, सो यू कैन नेग्लेक्ट दैट। Again same with reason with the dp square, dp is a small value and dp square will be even smaller, so that means that these two quantities can be neglected। ठीक है, तो हमारा सिर्फ बचेगा क्या एक्सप्रेशन, दैट 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, यानी कि जो तो हमारा प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी जो हम निकाल रहे थे फेस नंबर ऑफ सेल्स इन अ फेस स्पेस, तो जी पी डी पी विल गिव यू वी बिकॉज ऑफ द डी एक्स डी वाई डी जेड का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई द इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एच क्यू, और जी पी डी पी हो जाएगा 4 पाई पी स्क्वायर डी पी। जब इसकी हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो फाइनली जो नंबर वाला जो एक्सप्रेशन बचेगा हमारा, दैट विल बी एन पी डी पी, हाँ, वी 4 पाई स्क्वायर डी पी एच क्यूब और बाकी ई रेस टू पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा पी स्क्वायर डी पी। अब देखिए, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज व्हाट, कैपिटल एन, यानी कि अगर हम एनपीडीपी को, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, अगर हम लोग 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे दैट मीन्स इट विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब देखिए एनपीडीपी को जब हम अगर ये रिलेशन यूज करते हैं तो एनपीडीपी का रिलेशन हमें पता ही है, और एनपीडीपी का जो रिलेशन हमने ये पुट कर दिया ऊपर वाले एक्सप्रेशन से, और पुट करने के बाद हमें फाइनली एन का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये मिलेगा। अब आप देखिए यहां पर हमारा एक एक्सप्रेशन है ये मिल गया, उसके हमने एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज किया है, ये मैथमेटिक्स का एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, सिंपली हम लोग यूज कर सकते हैं। हमें बस ये देखना है कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए और उसका पावर कितना है। जैसे यहाँ अगर x स्क्वायर है और यहाँ पर भी कोई एक कांस्टेंट है और उसका भी x का भी पावर कोई स्क्वायर है और dx के टर्म्स में 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है, तो सिंपली 1/4 अंडर रूट पाई बाई ए क्यूब हमें लगा देना है अगर स्क्वायर टर्म्स में है तो अब इससे मैच कीजिए। देखिए पी एक्स की जगह p हो गया, a की जगह बीटा हो गया, और यहां पर फिर से x की जगह स्क्वायर है और a की जगह सॉरी बीटा बाई 2m होगा। अब इसी वैल्यूज को हम इस एक्सप्रेशन में अगर हम पुट करें तो इंटीग्रेशन ओवर पी स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर बाई 2m डी पी को इंटीग्रेट करें और a की वैल्यू पुट करें अगर तो 1/4 पाई बीटा बाई 2m का होल क्यूब a की जगह उसका स्क्वायर रूट 1/2 हमने लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये एक्सप्रेशन आएगा, और इसको जब हम लोग ऊपर पुट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। अब आप देखिए ये सब कांस्टेंट्स है, अब हमें अल्फा कांस्टेंट निकालना, तो हम क्या करेंगे ई रेस टू पावर माइनस अल्फा को एक साइड रख के बाकी चीजों को दूसरे साइड ले जाएंगे, यानी कि ई रेस टू पावर माइनस अल्फा का हमारा एक्सप्रेशन ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि एनपीडीपी का जो एक्सप्रेशन होगा, अब हमने अल्फा के जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा के जगह हमारा जो ई रेस टू पावर माइनस अल्फा की जो वैल्यू आई थी वो हमने पुट कर दिया, तो फाइनली जो हमारा एनपीडीपी का जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ बीटा वाला एक्सप्रेशन रह जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस बीटा वाला, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इस बीटा को भी फाइंड करना है। नाउ लेट अस फाइंड बीटा। हमें पता है कि बीटा निकालने के लिए हम लोग एक्सप्रेशन यूज करेंगे पी स्क्वायर, दैट इज पी इज इक्वल टू मोमेंटम, बेसिकली एनर्जी जो होता है क्या होता है पी स्क्वायर बाई 2m, तो पी स्क्वायर विल बी 2me, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डीपी विल बी एम डी ई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2me, बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है। और फिर से हम इसको एनपीडीपी को फिर से वापस हम एनर्जी के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस बीटा ई 2me, ऐसे इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। और फाइनली स्टेप बाय स्टेप देखिए सॉल्व किया हुआ है, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा। अब देखिए वहां हमने टोटल नंबर से हमने उसको अल्फा को फाइंड करने की कोशिश किया था, अब यहाँ टोटल एनर्जी के टर्म से हम इसको फाइंड करेंगे, और टोटल एनर्जी जो इज गिवन बाय व्हाट, ऑब्वियसली 0 to इन्फिनिटी एनईडी, और अगर एक नंबर ऑफ सेल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाए और उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कांस्टेंट एनर्जी एप्सिलॉन होगा, और इसी तरह से हम पूरे पैटर्न स्पेक्ट्रम में अगर हम 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमें 0 to इन्फिनिटी एनर्जी को इंटीग्रेट करना है, तो एप्सिलॉन ऑलरेडी है यहाँ पे, और एनी डी के जगह ऊपर वाले एक्सप्रेशन से ये जो गिवन है इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए हमें एक्सप्रेशन क्या मिलता है 3n/2 बीटा, हमें एक्सप्रेशन क्या मिलता है 3n/2 बीटा, और
एक हम और एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, बीटा इंटीग्रल को यूज करें अगर, तो एक्सप्रेशन ई रेस्ट पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन एप्सिलॉन 3/2, अगर हम बीटा इंटीग्रल यूज करें तो ये सिंपली जो एक्सप्रेशन दे देगा, ये हमें, ये जो इंटीग्रेशन होगा सिंपली हमें दे देगा 3/4, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस पूरे इंटीग्रेशन में आप देखेंगे कि ऊपर वाला स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं यूज किया हुआ है, एक तरह का बीटा इंटीग्रल यूज किया मैथमेटिक्स में, और वो इसके पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बनता है। तो ये बन जाएगा 3/4 और ये अंडर रूट पाई बाई बीटा बीटा 5, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन आ जाता। तो एनर्जी ऑफ आइडियल गैस क्या कहता है कि E हैज टू बी इक्वल टू 3/2 NKT। अब आप देखिए यहाँ पे ये E इज इक्वल टू क्या हो गया 3n/2 बीटा, यानी कि क्या 3/2 और बीटा आपको ही पता है 1/KT होता है, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे E इज इक्वल टू दिस थिंग इसी एक्सप्रेशन में, तो हमारा एक्सप्रेशन जो आइडियल गैस के लिए बन जाएगा वो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 3/2 NKT। अब यहाँ देखिए 3/2 n बाई बीटा इज नथिंग बट 3/2 NKT, क्योंकि बीटा इज नथिंग बट 1/KT। अब आगे चलते हैं। अब देखिए नाउ बीटा हैज बिकम 1/KT, यानी कि हमें एक्सप्रेशन अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें बीटा का रिलेशन मिल गया, क्योंकि हमें पता कि एनर्जी ऑफ आइडियल गैस क्या होता है 3/2 NKT, और एनर्जी हमने क्या निकाला था, वहां पर निकाला था 3/2 n बीटा, 3/2 कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया, तो यानी क्या 1/बीटा इज इक्वल टू KT, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 1/KT, यानी कि हमें अल्फा का मिल गया, अब बीटा का भी रिलेशन हमें मिल गया। अब बीटा का जब हम वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो फाइनली हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो अब इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि ना ही हमारा अल्फा है ना ही हमारा बीटा है, जो हमारा लैग्रांज मल्टीप्लायर जो कांस्टेंट हमने कंसीडर किया था उसको हमने कांस्टेंट्स का इवैल्यूएट करके हमने वापस इस एक्सप्रेशन में इसको पुट कर दिया है, और ये एक्सप्रेशन जो होगा ये मोमेंटम स्पेस में है और ये हमारा एनर्जी स्पेक्ट्रम है। अब आप देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी जो हम नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब हम लोग जो है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जीज जो है उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।